नमस्कार दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फौज चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी, जीडी और रेलवे एनटीपीसी 2025 के मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों पिछली सेट पर आधारित प्रश्न रहेंगे। आपको टोटली इस वीडियो में 100 क्वेश्चनों का रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन और इंग्लिश और रीजनिंग और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे। दोस्तों पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को हल कर कर बताऊंगा, और आपको विश्वास ना हो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पेपर का सेट भी रखा है। कितना पेपर का सेट, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मैंने टाइप कर कर रखा है ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं मैंने पेपर के ही लेकर रखे हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा क्या है, एक सेट है, मॉडल पेपर है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप कर कर रखा है, ठीक है ना। तो जितने भी मैंने टाइप कर कर रखे हैं वो सेट के ही हैं, ठीक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने लगाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ऐसे नोट भी बताऊंगा जो कि आपने कभी देखे या फिर सुने नहीं होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों एक साफ सुथरी क्या है नोटबुक बनाएं, उसमें नोट करें। और मेरा मानना है कि जिस रूम में या कमरे में आप पढ़ते हैं दोस्तों, वो एक चार्ट बनाकर वहाँ पर एक क्या है इसे सजा कर रखें और माने की ओर देखते रहें, जिससे आपकी नज़रों में रहें और याद हो जाएँ, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो था क्या, मोहम्मद इकबाल। इन्होंने कहा था सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना। यह नारा किसने लगाया था, मोहम्मद इकबाल ने। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें दोस्तों तो इन्होंने लगाया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। और भगत सिंह ने लगाया था दोस्तों क्या, भगत सिंह ने जो लगाया था दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लगाया था वंदे मातरम। तो ये चारों के चारों जो नारे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या है नोट कर कर रखें। अब मैं जो आपको लिस्ट देने वाला हूँ ये संपूर्ण क्या है भारतीय, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्बोधन के नारे हैं, ठीक है ना। ये नारों की संख्या है और ये जिसने दिए हैं नारे उनके नाम हैं। तो इसमें दोस्तों मैं सभी के सभी नहीं बताऊँगा, मैं कुछ ही आप लोगों को बताऊँगा जो वेरी वेरी IMP हैं, क्योंकि दोस्तों मैं यदि सभी के सभी बताऊंगा तो शायद टाइम लग जाए, ठीक है ना। इतना हमारे पास समय नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्या है कि नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है ना। तो दोस्तों दिल्ली चलो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। और दोस्तों विश्व विजय तिरंगा हमारा ये भी है इंपॉर्टेंट, और जो पहला और दूसरा ये दोनों ही हैं। साथ में दोस्तों जो वंदे मातरम है ये वाला, और जो मैं तुम्हें खून दूंगा ये। तो दोस्तों ये जो मैंने 6 आप लोगों को बताए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नारे हैं, तो आप इसे नोट में कर लें। कर तो आप सभी लें, लेकिन दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्तों कि सिक्कों के 10वीं, ठीक है ना, गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों सिक्कों के जो है ना 10वें गुरु, तो उनका क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह, ठीक। क्या था 10वें पूछें या फिर अंतिम पूछें या फिर लास्ट पूछें, ठीक है ना। वे कौन है, गुरु गोविंद सिंह। और प्रथम कौन है दोस्तों, गुरु नानक देव, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके नोट भी देख लीजिए। नोट क्या करना है आपको, ये उनकी लिस्ट है सिख के गुरु एवं उनसे संबंध तत्व, ठीक है ना। तो गुरु नानक देव फर्स्ट वाले हैं, आपको इनसे क्रम से भी याद रखना है, ठीक। क्योंकि दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट में कि चौथे गुरु का क्या नाम है, तो आप बता सकोगे रामदास, ठीक है ना। फिर इनका जो जन्म और मृत्यु यहाँ पर साथ में लिखी है, और जो इनने जो तथ्य लिखा है या फिर तथ्य की स्थापना की है, तो इनने अमृतसर की स्थापना की थी। तो इस टाइप से आप लोगों को क्या है पूरी डिटेल्स मैंने देकर रखी है, तो आप इन्हें नोट कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका गुरु नानक देव और क्या है तेज बहादुर और गुरु, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो तीनों इम्पोर्टेंट है, इनके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम कि हमारे प्राचीन भारत में वेदों की संख्या कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। कक्षा 1B से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद, ठीक है ना। अब दोस्तों इनकी लिस्ट भी देख लेते हैं। तो वेदों से संबंध ब्रह्मांड ग्रंथ एवं पुरोहित। तो दोस्तों मैं वेदों के बारे में तो ये वाले हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ठीक सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपसे ऑप्शन में पूछा
जाए कि तीसरे नंबर का वेद कौन है, तो दोस्तों ये सामवेद है, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे पुराना, ठीक है ना, और पुराना, तो पुराना कौन है दोस्तों, ऋग्वेद है, ठीक है ना। तो इस टाइप से यदि ऑब्जेक्ट में आए तो आपको पूरी सारणी के रूप में इस टाइप से नोट कर लेना है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा था आप किसी कार शीट पर बनाएं और दीवार पर चलाएं ताकि आपकी नज़रों के सामने नहीं, तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजन पदों का उदय हुआ। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी दृष्टि में पहली बार आया होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपको महाजन पद का तो नाम ही पता नहीं होगा कि ये होता क्या है और क्या नहीं होता। दरअसल दोस्तों हमारे यहाँ क्या चलती हैं, राजधानी चलती हैं, ठीक। राजधानी तो पहले के समय में दोस्तों महाजनपद क्या होता था, एक राज्य ही होता था, ठीक है ना। तो दोस्तों उसने क्या पूछा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो दोस्तों 6ठी में कितने थे, 16 महाजनपद है, ठीक है ना। जैसे हमारे वर्तमान में कितने हैं, 28 हैं, ठीक है ना। राज्य कितने, 28 हैं। इसलिए 6ठी शताब्दी में जो, ठीक ना, महाजनपद यानी कि राज्य थे वो कितने थे, 16 थे। अब वो कौन कौन से थे ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, 16 महाजनपद थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है ना। इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो आपको पता होना चाहिए मगध था, ठीक है ना। ये आपके 16 के 16 क्या है, नाम देकर रखे हैं यहाँ पर, तो नोट कर लें। तो दोस्तों इसके मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये महाजन है जो उनकी राजधानी उस समय, और ये उनका क्षेत्र स्थान है, ठीक है ना, कि किस क्षेत्र में कौन सा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मगध वाला आपको कर लेना है, ठीक है ना। मगध का यदि पूछा कि किस राज्य में है, तो बिहार में आता है, ठीक है ना, पटना में, ठीक है ना। तो दोस्तों दूसरे नंबर का है कौशल, ठीक है ना, ये कौशल फिरोजाबाद में आता है, ठीक है ना। फिर तीसरा जो है दोस्तों गंधार, पाकिस्तान में है, ठीक ना, तक्षशिला पर, ठीक है ना। राजधानी इसकी क्या है, गंधार की तक्षशिला, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूं तो अंग प्रदेश, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों ही हैं, मगध अंग प्रदेश, ठीक है ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों जो पंचाल वाला, ठीक है ना। तो ये जो मैंने 6 बताए हैं, 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमने कभी ना सुने होते हैं, ना देखे होते हैं, यानी कि हमारी सोच विचार में आते ही नहीं हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको पूरा चार्ट का चार्ट दे रहा हूं ताकि आप लोगों सभी क्वेश्चनों से अवगत हो जाएं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या फिर श्रीगुप्त ने। तो दोस्तों गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो की थी श्रीगुप्त ने, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वास्तविक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है ना। किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, लेकिन स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, लेकिन वास्तव में किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त को, ठीक। तो अब हम इनकी डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है गुप्त वंश किस शासनकाल तक रहता है दोस्तों, तो 275 से 570 ईस्वी तक कौन सा था, गुप्त शासनकाल था, ठीक है ना। अब दोस्तों गुप्त शासनकाल में कितने शासनकाल आते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 5 शासकों ने शासन किया था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने और स्कंदर गुप्त ने, ठीक ना। तो ये उनका शासनकाल लिखा है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट दोस्तों पांचों के पांचों में इसमें नहीं कह सकता कि कौन छोड़ना है कौन नहीं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये नोट पढ़ो आप कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, परंतु इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि यदि आपको श्रीगुप्त का नाम ना आए ऑब्जेक्ट में तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम भी लगा देना है, इसका ध्यान रखें, ठीक है ना। और दोस्तों प्रथम का आपको सन जरूर याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी के सभी, लेकिन आपको याद सभी रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध किन 2 शासकों के बीच में हुआ था, यानी किन 2 राजाओं के बीच में हुआ था। शाहजहां और राणा प्रताप के बीच में, सिकंदर और राणा प्रताप के बीच में, अकबर और राणा प्रताप के बीच में, औरंगजेब या फिर राणा प्रताप के बीच में। तो दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध है आजकल सभी ने देखा होगा, समाज विज्ञान सोशल साइंस 8वीं से ही पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, क्या, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है ना। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आप बताता हूँ कि दरअसल भारतीय इतिहास में प्रमुख युद्ध, ठीक है ना, प्रमुख युद्ध, तो ये हाई स्पीड का युद्ध, फिर यहाँ पर सन लिखा है, कलिंगा की लड़ाई,
61 ईस्वी में हुई थी। अशोक सम्राट ने कलिंगा पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पूरी दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने अभी हाल कहा कि हमारे पास समय नहीं है। तो सबसे मैंने आपको क्या रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लिखा गया था। किसके किन के बीच हुआ था, मुगल शासन और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है ना। फिर उसके बाद खानवा और घाघरा युद्ध, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको रखना जरूर है यार, ठीक है ना। तो ये तीनों युद्ध आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद दोस्तों कन्नौज का भी रखना है, पानीपत का द्वितीय युद्ध भी रखना है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और हल्दी घाटी का तो अभी हाल हमने किया ही है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद दोस्तों द्वितीय मैसूर युद्ध भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद दोस्तों भारत चीन सीमा युद्ध, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको रखना है कि किन दो देशों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट में भारत पाक का युद्ध भी आपको पता होना चाहिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीनों के तीनों आपको उनके सन पता होना चाहिए, किन दो बीच के देशों में लिखा गया है, माने युद्ध हुआ, ठीक। अब अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 के लैंडर क्या नाम दिया गया, तो दोस्तों सभी को पता है विक्रम क्या दिया गया, लैंडर को नाम दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट मेमोरी होती है। 1 गीगाबाइट का होता है, जैसे मोबाइल सभी जनाते हैं, हम बोलते हैं ना MB GB, ठीक है ना। तो 1 GB बराबर कितना होता है, ठीक है ना, GB। तो यही पूछा है कि 1 GB बराबर कितना मेगाबाइट। मेगाबाइट का मतलब होता है दोस्तों MK, ठीक है ना, मेगा MB, ठीक है ना, MB यानी 1 GB में कितना MB डाटा आता है, सबको मालूम है, ठीक है ना। तो वो आता है दोस्तों 1024 मेगाबाइट, ठीक है ना। अब इसकी लिस्ट भी आप देख लें, ये तीसरा है, ठीक है ना, कि 1 GB में 1024 मेमोरी होती है, यानी कि MB होती है, ठीक, मेगाबाइट होती है। अब यहाँ पर लिस्ट देखें मेमोरी की इकाइयाँ, यदि 1 बिट के बारे में पूछा जाए तो बाइनरी डिजिटल कितने होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर में केवल 2 ही वर्ग काम करते हैं, 0 और 1, ठीक है ना। यदि 8 बिट्स की बात की जाए तो 1 बाइट बराबर 2 निलंबी होते हैं, ठीक है ना। यदि 1024 बाइट्स है तो बराबर कितना होगा, 1 किलोबाइट, यानी कि K1 KB, ठीक है ना। 1024 किलोबाइट की बात की जाए दोस्तों तो 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर कितना होता है, 1024 किलोबाइट, ठीक है ना। यदि दोस्तों 1024 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, 1 GB होता है। और 1 GB बराबर दोस्तों 1024 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, 1 TB होता है, ठीक है ना, क्या टेराबाइट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इकाई था, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। GS के बारे में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि बेटी बचाओ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों बेटी बचाओ दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये, ठीक है ना, महिला, ये क्या मनाया जाता है, विश्व, ठीक है ना। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि PAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों PAN का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल अकाउंट नंबर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, साइंस में आता है। पर्सनल अकाउंट नंबर, पर्सनल की जगह पे दोस्तों परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, परमानेंट, तो कन्फ्यूज नहीं होना, परमानेंट हो या पर्सनल हो वो बात एक ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, खालिस्तान धातु का क्षय नहीं होता है। तो किस धातु का नहीं होता है दोस्तों, तो वो नहीं होता है प्लेटिनम का दोस्तों कभी भी क्षय नहीं होती है, यानी उसकी हानि नहीं होती है, ठीक। तो याद रखें, GS का क्वेश्चन है, मैंने अभी हाल बताया था। पहले हम GK, ठीक है ना, GK, हिंदी और GS और करंट अफेयर, ये चारों के मिश्रण पढ़ें। इसके बाद हम रीजनिंग और मैथ दोनों पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कंप्यूटर में पासवर्ड के खालिस्तान उद्देश्य से क्या किया जाता है। नेटवर्किंग की जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, प्राइवेसी दी जाती है, सेविंग की जाती है। तो आप मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, कुछ भी है, ठीक ना, टैबलेट, उसमें पासवर्ड आप किस तौर पर डालते हैं, किस लिए डालते हैं कि मोबाइल को क्या ना हो, कि चोरी ना हो, क्या नहीं हो। तो दोस्तों हम क्या डालते हैं, सिक्योरिटी के लिए डालते हैं कि हमारी कोई डाटा ना चुरा ले, हमारी कोई अंदर की जो डाटा पड़ा है वो देख ना सके, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी के लिए हम डालते हैं, तो ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि CNG का मुख्य घटक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है ना, वेरी वेरी। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा LPG, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अल्कोहल, एथेन, प्रोपेन या मेथेन। तो CNG का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? मेथेन है, ठीक है ना। राइट आंसर इसका जी रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो LPG का मुख्य घटक क्या होता है? मैंने कहा था कि इसके बाद जो आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट ही है। हाइड्रोजन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो LPG का मुख्य घटक दोस्तों ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों मार्क है, अबेकस है, डिफरेंस इंजन है, पास्कल लाइन है। तो दोस्तों अबेकस नाम का एक क्या है? यंत्र है प्रथम गणना करने वाला। आपने अनिल कपूर की एक नायक वाली मूवी देखी होगी, इसमें एक वो होता है ना, वो एक कंप्यूटर टाइप का ले रहता है। आजकल वकील भी रहते हैं जिसमें हमें टिक लगाने होते, टिक टिक करते जाते हैं, वो पेपर टाइप होता जाता है, उसी को आप केस कहते हैं। तो उसी को कहते हैं प्रथम गणना करने वाला यंत्र, ठीक है ना। मेरे अंदाज में वही है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन वही है, ठीक शायद। तो आप पता करना, इस पर सर्च करना कि ये क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे दोस्तों, अब रहेंगे हमारे रीजनिंग के बाद फिर हम किसके करेंगे? मैथ के करेंगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग में एक एक करूँगा और बाकी के आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर मैंने सेट देकर रखा है, उसमें से आप ढूंढना, ठीक है ना। तो निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होगी, यानी श्रृंखला, ये बढ़ते क्रम में जा रही है। तो दोस्तों जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो दो पदों के बीच में अंतर देखा करें। यदि इन दोनों के बीच में हम अंतर देखें दोस्तों, तो कितने का है दोस्तों? 2 का है, ठीक है ना। यदि हम इन दोनों के बीच में देखें दोस्तों, तो कितने का है? 4 का है। यदि इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो 2 का है। यदि इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो 4 का है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों 2 4 2 4, तो अगली क्या होगी? 2 होगी। यदि हम 2 इसमें जोड़ दें दोस्तों, तो कितना होगी? 25 हो जाएगी, ठीक है ना। 25 क्या 25 किसी ऑप्शन में नहीं है, तब अब हम क्या करेंगे दोस्तों? 25 नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? तो दोस्तों अब आपको ये वाला लॉजिक नहीं लगाना है, दूसरा लगाना है। अब आपको पता है 11 कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। 11 के बाद क्या आती है अगली? 13, 13 के बाद अगली 17, 17 के बाद अगली 19, 19 के बाद अगली 23, 23 के बाद क्या आती है दोस्तों? अगली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 29 आती है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में लेकर रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बिना ही पेन उठाए उसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी कठिनाई के, ठीक है ना। अब दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को अभ्यास के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये 10वां, 11वां, 12वां और ये इधर 13वां होगा, ठीक। 20, 21, यानी कि ये क्वेश्चन है आप लोगों को किसके लिए? रिहर्सल के लिए, अभ्यास के लिए। बाकी के क्वेश्चन मैं खुद बताता हूँ, ठीक ना। तो ये वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को करनी है, ठीक ना, प्रैक्टिस के तौर पर मैंने दी हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो विषम समूह का चयन करें। तो दोस्तों विषम समूह का चयन का मतलब होता है, ये वर्गीकरण वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो सीरीज वाले थे, ये वर्गीकरण से एक टॉपिक से आता है। तो विषम समूह का स्थान पर दोस्तों असंगत भी दे सकते हैं, क्या? असंगत, अगल अगल या फिर भिन्न, ठीक है ना। तो असंगत का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 4 ऑब्जेक्ट एक से दिए जाते हैं, यानी कि हमें 4 ऑब्जेक्ट दिए गए, जैसे ये दिए गए, इनमें से 3 ऑब्जेक्ट एक समान होते हैं, यानी कि मान लेते हैं ये तीनों एक समान है, और ये अगल है, यानी कि एक अगल है। तो जो अगल होता है हमें उसी पर टिक लगाना होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये तीनों एक हैं और ये अगल है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब होता है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं कि उसमें देन कौन कौन से ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो हाथ, नाक, दिल, आँखें। अब बताइए इन 3 में से, यानी कि इन 4 में से 3 एक से हैं और एक अगल है, कौन सा है? तो आप कहोगे सर जो हाथ है, नाक है, आँखें हैं। ये दरअसल शरीर के वो हिस्से हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन दिल शरीर का हिस्सा तो है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि ये अगल है, ये दिखने वाले हिस्से हैं, ठीक है ना, वो ये दिखने वाला हिस्सा नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्या करने हैं? प्रैक्टिस के तौर पर इन्हें देखना है, सही करके बताना, कमेंट करना। वरना दोस्तों मैं तो यही वाले क्वेश्चन आप लोगों को बार बार कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी जितने भी हैं तो आपको इसी के हैं वर्गीकरण के, वो आपको कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे 2 का संबंध 3 से है और 11 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो 2 का संबंध दोस्तों 3 कैसे आया है और 11 का संबंध क्या होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले जो पहला पद दिया जाता है, जैसे 2 का संबंध 3 से है, तो ये हमें पता करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 का संबंध 3 से है, वो कैसे पता करेंगे? तो देखो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं इसमें 3 लॉजिक लगाता हूँ, कौन सा सही
होगा वो आप बताना। फर्स्ट लॉजिक है, यदि हम दोस्तों 2 प्लस के वन करते हैं तो 3 मिलेगा। इसी प्रकार 11 प्लस के हम कितना वन करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देकर रखा है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 2 का स्क्वायर माइनस के वन करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर माइनस के वन करेंगे तो हमें 120 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देकर रखा है। यदि हम दोस्तों तीसरा लॉजिक लगाएंगे, तीसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, 2 के बाद दोस्तों 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अभाज्य भी यानी दोनों हैं। 2 के बाद अगली क्या होती है, क्रमशः 3 होती है, तो 3 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 11 के बाद भी यदि अगली अभाज्य संख्या देखें तो क्या होती है, हमारी 13 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में देकर रखी है। अब बताइए दोस्तों, मैंने पहला लॉजिक, दूसरा लॉजिक और तीसरा लॉजिक, ये तीनों लॉजिक लगाए हैं। तीनों लॉजिक ज़बरदस्त हैं, जोरों के हैं, और तीनों के ही दोस्तों ज़बरदस्त रिजल्ट भी आया है, यानी परिणाम भी आया है। वो तो छोड़िए दोस्तों, वो तीनों के तीनों ऑब्जेक्टों में भी मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किस विकल्प को, किस ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे, तो ये डाउट दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत होगा, कई सरों ने ना बताया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि हमें रूल्स ही फॉलो करने होंगे। तो इस एनालॉजी वाले क्वेश्चनों के लिए क्या रूल्स होता है, तो पहला रूल्स होता है दोस्तों, आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले मान्यता हमें किसे देनी चाहिए, प्राइम नंबर को, यानी अभाज्य संख्या को। उसके बाद दोस्तों स्क्वायर या फिर क्यू, यदि दोस्तों स्क्वायर या क्यू वाला कोई लॉजिक लग रहा है तो दूसरे नंबर हमें उसे देनी होती है। फिर तीसरी सम और विषम, यानी ओल्ड नंबर और इवन नंबर, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों फिर चौथी हमें सिंपल मैट्रिक्स देनी पड़ती है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, मान लीजिए दोस्तों हमने अभाज्य संख्या वाला लगाया था, जैसे 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो ठीक है ना, ये लगाया। फिर 11 के बाद अगली संख्या क्या है, 13, तो ये हमारा अभाज्य संख्या वाला लॉजिक लग गया है, वो कि पहले नंबर पर है, तो हमारा 13 राइट आंसर हो जाएगा। ना कि दोस्तों हमने जो स्क्वायर किया था और ना ही हमने 2 + 3 किया था। देखो दोस्तों स्क्वायर, अब मुझे बताइए अभाज्य संख्या वाला लॉजिक पहले माना जाएगा या फिर क्यू वाला माना जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर वाला। तो क्यू अभाज्य संख्या वाला माना जाएगा ना, क्योंकि अभाज्य संख्या वाला लॉजिक में हमें 13 मिल चुका है। ये तो हमारे दूसरे नंबर पर लगा है, ठीक है ना, क्योंकि देखो स्क्वायर और क्या क्यू दूसरे नंबर पर आता है। फिर इवन नंबर, ठीक है ना, इवन और ओल्ड नंबर ये तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर क्या आता है, सिंपल मैट्रिक्स, जैसे कि हमने 2 + 1 किया था, ये क्या आता है, सिंपल मैट्रिक्स में आता है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, 13 है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों दे नहीं पाया हूँ, हम वो अगली वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित प्रश्न को समझते हुए कथन और निष्कर्ष को अगल कीजिए। कथन क्या है, सभी एस वाई हैं, कुछ एच वाई हैं। निष्कर्ष में क्या है, सभी एच वाई हैं, कुछ एच वाई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरा का पूरा चल रहा है ये क्या है, क्वेश्चन ही है, और क्वेश्चन के अंदर ये मेन क्वेश्चन है, और ये मेन क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब ये आंसर सही है या फिर गलत है ये हमें बताना है, तो दोस्तों यही क्वेश्चन का मतलब है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सेनालॉजी वाले होते हैं, यानी न्याय निगम वाले होते हैं, कथन और निष्कर्ष वाले भी कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों इसके लिए हमें डायग्राम बनाना होता है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों समुच्चय आपने सभी ने पढ़े होंगे 10वीं 11वीं में, तो सभी एस वाई में हैं, यानी जितने भी एस हैं दोस्तों वो किसके अंदर हैं, वाई के अंदर हैं, ठीक, किसके अंदर है, वाई के अंदर। इतना बन गया। सेकंड में क्या बोला, कुछ एच वाई हैं, जी हम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एच है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखो कुछ तो एच हैं और कुछ एस हैं, ठीक है ना, एस में नहीं जा रहे हैं, कुछ एच हैं और कुछ वाई हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो हमारा निष्कर्ष दिया है वो हम देख लेते हैं, सभी एच वाई हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखो जो एच हैं क्या वो एस से वाई हैं, नहीं है ना, सभी के सभी कुछ ही हैं, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या बोला, कुछ एच वाई हैं, जी हाँ, यहाँ पर देखो कुछ तो एच हैं कुछ वाई हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि केवल सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो आप समझिए कि न्याय निगम वाले क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे कि न्याय का मतलब होता है जज, ठीक है ना, जज में 2 वकील होते हैं, यानी कोर्ट में क्या एक जज होता है और 2 वकील होते हैं। ये जो है दोस्तों इसने एक कैदी को फंसाने के लिए सबूत दिए, एक ने बचाने के लिए। सबूत का मतलब है दोस्तों इसने क्या दिया है, कथन दिया है, ठीक है ना, जज को। अब दोस्तों जो जज है वो कथन यानी सबूत के तौर पर क्या निष्कर्ष निकालेगा, क्या निर्णय लेगा, तो दोस्तों वो निर्णय लेकर उसने समझ लिए ये सबूत के तौर पर ये निर्णय ले लिया। अब ये निर्णय जज ने सही लिया है फिर गलत लिया है, ये हमें बताना होता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्वेश्चनों में बताने के लिए दोस्तों हमें फिर डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि अभी हाल हमने बनाया था। अब दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन हैं, तो जैसे छठा वाला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, ये आप लोगों को क्या है
प्रैक्टिस के तौर पर आपको घर कर का देखना है, ठीक ना। ये वाले भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेते चलना है, ठीक ना सबके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेंगे दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यानी कि दोस्तों अब आपकी मैथ वाले क्वेश्चन चलने लगे यहाँ से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बोर्ड मास का नियम से क्वेश्चन बनेगा 1, ठीक। कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, बोर्ड मास के नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा दोस्तों, 12 पंच ये 4 बार कट जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। फिर 8 हम जाएंगे तो लिख देते हैं। फिर ब्रैकेट आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 2। अब एक कॉल नहीं लिखते हैं, एक कॉल की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों 4 हम जाएंगे तो लिखते हैं, ठीक है ना। प्लस में 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब दोस्तों फिर उसके बाद क्या करेंगे, 20 हो जाएगा। तो 20 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बोर्ड मास का नियम समझ में आया होगा। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या सॉल्व होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मान के चलिए, ठीक है ना, इसमें एक चीज़ नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 20 और ये वाला इतना, ठीक ना, ये ऐसा दिया होता। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, यानी कि दोस्तों सबसे पहले ये वाला सॉल्व होता तो ये 2 होता, ठीक है ना। ये जो बचता तो ये कितना हो जाता हमारा 4, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाद दोस्तों फिर भाग वाला चिन्ह को सॉल्व किया जाता है, यानी कि दोस्तों ये वाला सॉल्व होता तो हमारा कितना हो जाता 10 प्लस में, ठीक है ना। फिर 8 इंटू ऐसे कितने बचे, 2 बचते, ठीक है ना। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों भाग के बाद क्या किया जाता है, इंटू वाला सॉल्व होता है, यानी कि ये वाला होता है जैसे कि 16 हो जाता, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों फिर प्लस हो या फिर माइनस हो, ये दोनों एक साथ हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाता हमारा 36 हो जाता है। लेकिन ये दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या है, ये चिन्ह अगल से लिया था इसलिए इसका रिजल्ट अगल से आया है, ठीक। तो ये बोर्ड मास का नियम था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यदि एक चींटी 3 मीटर आगे चलती है, ठीक ना, और 4 मीटर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है तो चींटी अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर होगी, ये क्वेश्चन है। तो एक बार और अच्छे से समझें और पढ़ें और साथ में डायग्राम भी बनाते चलें। यहाँ पर क्या पूछा, यदि एक चींटी 3 मीटर आगे चलती है, मान लेते हैं यदि एक चींटी है यहाँ पर और ये 3 मीटर आगे चली, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों 4 मीटर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। चलो हम चींटी को एक झाड़ पर चढ़ा देते हैं, तो ये क्या 4 मीटर चढ़ गई, ठीक ना। तो चींटी अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर होगी। अब दोस्तों कुछ बच्चे कन्फ्यूज होकर इसका राइट आंसर क्या लगा देते हैं, 7 लगा देते हैं। भाई साहब उसने टोटल दूरी नहीं पूछी, टोटल तो 7 है, लेकिन दोस्तों मूल स्थान से दूरी पूछी, यानी कि ये वाली दूरी उसने पूछी है। तो ये वाली दूरी क्या होगी वो आपको बतानी है। तो दोस्तों अपना पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है तो पाइथागोरस प्रमेय तो इसमें लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबे का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये टोटल ये कितना हो जाए 9 और ये 16, 16 और 9 कितने होंगे 25, कितने होंगे 25, ठीक है ना। और जब दोस्तों कर्ण का स्क्वायर स्टार्ट जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे 25 को तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपकी, आया ना, बिल्कुल ईजी था, सरल था, आपको बस दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, समीकरण को हल करें। दोस्तों इतना बड़ा आ गया, कहीं घबरा तो नहीं गए आप, ठीक है ना। घबराना नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक ना। तो दोस्तों कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए बस आपको शांति से सोचना है, अपना दिमाग लगाना है, ठीक है ना। वो बस दिल पर ध्यान का बिल्कुल शांत स्वभाव से सोचना है और करना है। तो दोस्तों जब भी आपको सेम घात वाला और सेम आधार वाला, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लिया, ठीक है ना, 3 की पावर कितनी 20। अब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में कितनी है दोस्तों, 9 बार हैं, ठीक है ना। 9 बार हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कितनी बार है, 9 बार। जितनी बार हैं उतने ही तो एक बचेंगे, ठीक है ना। फिर 3 की पावर 20 प्लस में कितना आ जाएंगे, ये सब जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे। अब दोस्तों जो 9 है हमारे पास, ठीक ना, तो 3 की पावर 20 प्लस 9 को क्या हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर भी तो होता है। अब आपको पता है दोस्तों जब उनके आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो घातें जोड़ेंगे दोस्तों तो 3 20 प्लस के 2 कितनी हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी। टोटली कितनी हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी, जो कि दोस्तों 3 की पावर क्या है 22 यहाँ पर ऑप्शन में देकर रखा है। क्या इस क्वेश्चन में कोई कठिनाई आई, क्या कोई समस्या हुई, नहीं हुई ना। ये जैसा क्वेश्चन था इसलिए कह रहा था दोस्तों कि शांति स्वभाव से अपने शांत मन को रखना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 10 का 30% कितना होगा। तो दोस्तों 10 का 30% कितना होगा, इसे भी आप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर 10 आपको जो कहता हूँ लिख लेने हैं, ठीक है ना। और जो का है दोस्तों, का मतलब होता है इंटू का निशान, तो हमें इंटू लगा देना है। जो 30 है दोस्तों, 30 हमें सेम लिख लेने हैं। जो प्रतिशत का
का चिन्ह है दोस्तों, इसे हम 1/100 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों बटे का प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति माने 1, और शत का मतलब क्या होता है 100, यानी कि 1/100। ठीक है ना, तो यही तो मतलब था। तो दोस्तों अब इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, 1 0 से 1 0, ठीक है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी कि 3%। 10 का कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, 30% कितना होगा, 3% होगा। तो राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत से भी आपको ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यदि एक कार, यहाँ पर कार है, ठीक ना, कार 2 मीटर दूरी तय करती है, उसके बाद 3 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाती है, तो कार अपनी मूल स्थान से कितनी दूरी पर होगी। तो ये जो क्वेश्चन हमने चीटी वाला किया था वही क्वेश्चन है, बस मैंने संख्या बदल दी है। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है ना। अब दोस्तों जो सेट मैंने दिया था इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है ना। तो देखो ये वाला जो है इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, मैथ वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। फिर ये वाला रहेगा तो ये आपका करंट अफेयर से संबंधित रहेंगे, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये मैथ और रीजनिंग दोनों से रिलेटेड रहेंगे। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ये करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।